नमस्कार। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ एक बार फिर हम उपस्थित हैं आप सभी के साथ और हम आज हल करेंगे कुछ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही अधिक हैं। तो इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से हल करेंगे। साथ में कुछ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को भी हम करते चलेंगे ताकि हमारी सभी तथ्य स्पष्ट रहे, क्लियर रहें। देखिए, यह प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए उपयोगी होंगे। सभी प्रश्नों को ध्यान से हल करें और जहां भी लगता है कि कुछ नया आपको मिल रहा है तो उसे नोट भी करते चलें। प्रश्न संख्या 1 है, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदा सुखलाल नियाज या इंसाल्लाह खां। विकल्प ए सही होगा, राजा लक्ष्मण सिंह। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया था। इसके अलावा अगर बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की तो इनके बहुत सारे नाटक हैं, मौलिक अनुदित नाटक हैं, रचनाएं हैं, इनके काव्य हैं, निबंध हैं। तथा सदा सुखलाल की बात करते हैं तो सुख सागर नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका रचना इनकी मिलती है, सुख सागर। तथा इंसाल्लाह खां अपनी रचना रानी केतकी की कहानी की वजह से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत बंधु। देखिए, यह पत्रिका है और इस पत्रिका का संपादन कौन करता था ये बताना है। विकल्प है तोताराम, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र या बनारसी दास चतुर्वेदी। तो देखिए, भारत बंधु पत्रिका जो है इसके संपादक थे तोताराम। तोताराम ने इसका संपादन किया था और संपादन का समय क्या था? 1876 ईस्वी। इन बिंदुओं को भी पढ़ते हुए चलेंगे। 1876 ईस्वी और जगह क्या था, स्थान का क्या था जहां से ये प्रकाशित होता था? तो स्थान था अलीगढ़। एवं किस प्रकार की पत्रिका थी ये? साप्ताहिक। प्रश्न संख्या 3 है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है। यह परिभाषा जो है, साहित्य की यह परिभाषा किसने दी है यह बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ देखिए, सही उत्तर यहाँ होगा बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट ने यह परिभाषा दी है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बाल कृष्ण भट्ट बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार भी रहे हैं और इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। हिंदी का स्टील कहा है। इसके अलावा एक प्रश्न और जो पूछा जाता है कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? हिंदी का एडिशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे कहा है? तो ध्यान रखेंगे, हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा है शुक्ल जी ने, तथा हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा है। प्रश्न संख्या 4, छायावाद की यह परिभाषा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पर सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने कहा कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। इसके अलावा डॉक्टर नगेन की जो परिभाषा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वह है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। प्रश्न संख्या 4 है, इन कवियों को आरोही क्रम में लगाना है। पंत प्रसाद निराला महादेवी, प्रसाद निराला पंत महादेवी, निराला प्रसाद पंत महादेवी, महादेवी पंत निराला एवं प्रसाद। तो यहाँ इनके समय को जानना जो आवश्यक होता है कि यदि हम इनका समय जानेंगे तो ऐसे प्रश्नों को हम हल कर लेंगे। तो यदि हम समय देखते हैं तो पंत का समय है 1900 ईस्वी एवं प्रसाद का समय है 1889 ईस्वी।
निराला का समय है 1899 ईस्वी तथा महादेवी वर्मा का जो जन्म का समय है, सन है, वह है 1907 ईस्वी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी। देखिए, उसके बाद निराला 1899, पंत है 1900, महादेवी वर्मा 1907, विकल्प बी सही होता है। प्रश्न संख्या 5। एक पंक्ति है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इसमें क्या व्यक्त किया गया है? इन पंक्तियों में जो रचनाकार है वो क्या कहना चाह रहा है? तो सबसे पहले तो देखेंगे कि ये पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जो कि भिक्षुक, उनकी भिक्षुक कविता से ली गई है। यहाँ विकल्प देखिए, अंध रूढ़ी की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों की प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति या शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। तो यहाँ सीधा सीधा भिक्षुक से जुड़ा हुआ तात्पर्य है उनका, ये कविता लिखने का भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया है। प्रश्न संख्या 6। इनमें से कौन सा कवि आद्यांत प्रगतिवादी नहीं रहा है? नागार्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल या नरेंद्र शर्मा। तो देखिए, नरेंद्र शर्मा जो हैं वह प्रगतिवादी कवि नहीं है। इसके अलावा नागार्जुन, रामविलास शर्मा एवं केदारनाथ अग्रवाल तीनों ही प्रगतिवादी कवि हैं। नरेंद्र शर्मा कैसे कवि हैं? तो यह व्यक्तिवादी कवि हैं, व्यक्तिवादी कवि हैं। प्रेम और मस्ती का काव्य इन्होंने लिखा है, नरेंद्र शर्मा ने। विकल्प डी यहाँ सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, ये रचना है ठंडा लोहा। यह रचना किसकी है? धर्मवीर भारती, मुक्ति बोध अज्ञेय या नागार्जुन की। देखिए, ठंडा लोहा रचना धर्मवीर भारती की है। प्रश्न संख्या 8 है, राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? इस प्रश्न के साथ ही आपसे एक प्रश्न था मेरा। यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, हमारे द्वारा जो मेरा पढ़ाने का जो भी तरीका है, बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया है, उसके लिए उन्हें बहुत ही धन्यवाद। समय के अभाव के कारण मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जो भी तथ्य आपके सामने लाऊं प्रामाणिक हो और आपके लिए उपयोगी हो। कुछ अपने अनुभव के आधार पर, जैसा कि अभी तक मेरी तैयारी रही है, पढ़ाई लिखाई रही है, उसके आधार पे हम तथ्यों को लाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ एक प्रश्न आपसे यह है कि क्या आचार्य रामचंद्र जी की शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसे पढ़ने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई है? यदि हाँ, तो मेरा विचार बन रहा है कि मैं उस पर एक पूरी सीरीज चलाऊं, जैसे कि उनके हिंदी साहित्य के इतिहास को आपके साथ पढ़ने का प्रयास करूं, उसमें संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे रेखांकित करते हुए। हालांकि छोटी सी किताब नहीं है, कई वीडियो बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी उसमें समय भी देना होगा, किंतु यदि आपका रुझान होगा, आपको किसी प्रकार की कठिनाई होती है, तो आप उसे जरूर बताएं कमेंट करके हमें। तो चलिए यहाँ पर विकल्प देखते हैं, साथ साथ यह भी बताया करें कि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है, या फिर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके लिए कितने उपयोगी हैं। विकल्प देखिए, निस्सहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए, निस्सहाय हिंदू और आदर्श हिंदू में बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था, तो इस वजह से मैं बार बार इसको याद करती हूँ, और आप भी इसे ध्यान रखिए कि अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। निस्सहाय हिंदू जो है किनकी है? राधा कृष्ण दास की है, और यह गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु लिखी थी उन्होंने। इसके अलावा आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता की है, लज्जाराम मेहता की है, तथा भूतनाथ किसकी है? भूतनाथ देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 9, प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान, निर्मला,
प्रेमाश्रम, निर्मला, सेवा सदन, गोदान। यहाँ पर भी जरूरी है कि हम सभी के समय को जाने। तो सबसे पहले अगर हम निर्मला का समय देखते हैं तो वह है 1927 ईस्वी। सेवा सदन है 1918 ईस्वी में। प्रेमाश्रम का समय है 1922 ईस्वी। एवं जो अंतिम उपन्यास इनका गोदान है उसका समय है 1936 ईस्वी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है सेवा सदन 1918 ईस्वी, उसके बाद आता है प्रेमाश्रम तथा उसके बाद है निर्मला, फिर है गोदान। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान, यह क्रम सही है। प्रश्न संख्या 10, यह एक कथन है और ये बताना है कि किस उपन्यास से है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले होगा यहाँ, हाँ, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? गोदान, दिव्या, आपका बंटी या बाणभट्ट की आत्मकथा। देखिए विकल्प डी यहाँ सही होगा, बाणभट्ट की आत्मकथा। इस उपन्यास से यह कथन लिया गया है और यह उपन्यास किसका है? उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 अन्य जो उपन्यास हैं उनका नाम है चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा एवं पुनर्नवा। प्रश्न संख्या 11, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताना है। गोपाल राम गहमरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी। इसके अलावा इनका एक नाटक है देश दशा, यह भी काफी पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है? प्रसादोत्तर, देखिए नाटकों को प्रसाद युगीन, प्रसादोत्तर इस प्रकार से बांटा गया है। प्रसाद पूर्व, तो 3 तरीके से, क्योंकि प्रसाद जो है वो नाटकों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उन्हीं को आधार बनाकर नाटक को विभाजित किया गया है। यहाँ पर बताना है कि प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है। तीसरा हाथी, बिन बाती के द्वीप, सेतुबंध या उपर्युक्त सभी। विकल्प डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। तीनों के तीनों ही प्रसादोत्तर नाटक हैं और तीनों के समय की बात करें और रचनाकार की बात करें तो तीसरा हाथी जो कि 1975 ईस्वी में लिखा गया, इसके रचनाकार हैं रमेश बख्शी। इसके बाद बिन बाती के दीप जो कि 1980 में प्रकाशित हुआ, इसके जो है रचनाकार हैं वह है शंकर शेष। सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा का है और इसका जो समय है वह है 1972। सुरेंद्र वर्मा। तो चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 13 है, प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। अर्धनारीश्वर इस निबंध के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 14 है, 10 तस्वीरें, इसकी विधा बतानी है। विधा कौन सी होगी? 10 तस्वीरें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 10 तस्वीरें किसकी है। तो यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। जगदीश चंद्र माथुर।
तथा इसकी विधा जो है वह है रेखा चित्र। 1963 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये छोटी छोटी बातें इसलिए बताते चल रहे हैं ताकि साथ में आपके मन में कई बार होता है कि हम जब कोई प्रश्न देखते हैं तो उससे संबंधित एक दो बातें हमारे मन में आ जाती कि अच्छा ठीक है रेखा चित्र है लेकिन किसका है, तो तुरंत हम चाहते हैं कि उसका जवाब हमें मिल जाए। तो जहाँ तक संभव है हम कुछ चीजें आपको बताते चल रहे हैं। यदि आपको पता है तो उसे रिवाइज करें, नहीं पता है तो उसे नोट कर लें। प्रश्न संख्या 15 देखिए, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, अर्थात किसने जीवनी नहीं लिखी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय या विष्णु प्रभाकर। तो यदि बात करें डॉक्टर रामविलास शर्मा की तो इन्होंने लिखा है जीवनी किसका? निराला की साहित्य साधना नाम से निराला की जीवनी इन्होंने लिखी है। बात करते हैं अमृत राय की तो इन्होंने भी लिखी है कलम का सिपाही, प्रेमचंद की जीवनी। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखी है जो कि शरद चंद्र चटर्जी की वो है जीवनी है, किंतु अज्ञेय जी की ऐसी कोई लिखी हुई जीवनी नहीं मिलती है। तो यहाँ विकल्प बी सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यायन अज्ञेय, इन्होंने जीवनी नहीं लिखी। प्रश्न संख्या 16, विभावना अलंकार का लक्षण है। इसमें लक्षण बताना है कि किस प्रकार से हम विभावना अलंकार को पहचानते हैं। जहां पर कार्य के अनेक कारण हो, बिना कारण के कार्य की सिद्धि, कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि ना होना, कारण नहीं है और कार्य भी नहीं है। तो यहाँ हमें बताना है कि विभावना अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे। विभावना अलंकार को देखिए, जब बिना कारण के कार्य की सिद्धि होते हुए देखेंगे तो हम वहां जान जाएंगे कि विभावना अलंकार है। बिना कारण अर्थात बिना किसी वस्तु के ही कार्य हो जाए। जैसे एक जो पद हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, अर्थात बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, तो कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। तो यहाँ विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? केशव, भामा, जयदेव, आनंद वर्धन। अलंकारवादी आचार्य कौन नहीं है? तो देखिए केशव, भामा एवं जयदेव ये तीनों ही अलंकारवादी आचार्य हैं, किंतु आनंद वर्धन अलंकारवादी आचार्य नहीं अपितु ध्वनिवादी आचार्य हैं। ध्वनिवादी आचार्य हैं और इनकी जो रचना है वह है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा। प्रश्न संख्या 18, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस, वक्रोक्ति, ध्वनि एवं अलंकार। यहाँ देखिए बताना है ब्रह्मानंद सहोदर, तो विकल्प ए सही होगा, रस को कहते हैं। रस को ये मान्यता जो है कहाँ से मिली है? तो यह तैत्तिरीय उपनिषद से मिली है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है रसो वैसः, रसो वैसः, अर्थात रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। तो यहाँ पर जो है रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, रसो वैसा करके तैत्तिरीय उपनिषद में यह बात कही गई। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है अगली बार यह पूछ लिया जाए कि रसो वैसा किस ग्रंथ में कहा गया है। प्रश्न संख्या 19 है, मिथक का घनिष्ठ संबंध किससे होता है? अति मानवीय पौराणिक पात्रों से, विज्ञान लेखन से, प्रौद्योगिकी से या यथार्थवाद से। देखिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं यथार्थवाद का मिथक से कोई संबंध नहीं है क्योंकि इसका संबंध किससे है? वास्तविकता से है। किंतु अति मानवीय पौराणिक जो पात्र हैं वे मिथक से इनका संबंध होता है। इस प्रकार विकल्प ए यहाँ सही है। प्रश्न संख्या 20, यह अंतिम प्रश्न है। हम थोड़े थोड़े प्रश्न ही लेकर चल रहे हैं ताकि हमारे लिए बोझिल भी ना हो और हम यह निरंतर
इन प्रश्नों को हल करते चलें। जब तक हमारी परीक्षाएं नहीं होती हैं तब तक मेरी कोशिश है कि कोई प्रश्न बचने ना पाए, इसलिए इस श्रृंखला को आप जरूर हल करिएगा। क्रम से हम प्रश्नोत्तरी डालते जाएंगे और आप सब प्रश्नों को हल करिएगा। हल करने के साथ साथ इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें भी नोट करिएगा। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 20। डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम बताना है। नाथ साहित्य नए प्रश्न, भारतीय सौंदर्य शास्त्र नहीं बोध होगा, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, तुलनात्मक आलोचना या प्रगतिवादी आलोचना की सीमाएं। यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है बी, भारतीय सौंदर्य शास्त्र बोध और तुलसीदास। यह डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति है। इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। अगली प्रश्नोत्तरी में हम प्रयास करेंगे कि 20 से कुछ अधिक प्रश्नों को लेकर आएं। तब तक के लिए धन्यवाद।